ਤਾਰਕਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋ ਟਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਡੂੰਘਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਉਲਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। जी अगला कमल मात्रा भाई, आपका सवाल। आशीष जी नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। तो मेरा प्रश्न है जी कि जो धान है उसकी हमें पनीरी लगानी है या सीधी बिजाई करनी है जी बीज की। और दूसरा मेरा प्रश्न है जी, वो जो खेड़ियां हैं उसमें भी हमें मल्चिंग करनी है या केवल बेड बेड पे करनी है जी। और एक मेरा प्रश्न जी दो सवाल है। पहली तो ये समझने की बात है कि बाकी फसलें सारी जो हैं वो हम बीज से उगाते हैं, बीज से लगाते हैं। धान क्यों हम पनीरी बनाते हैं? पहली तो बात हमारी समझने की ये है, हुआ ये है कि जब हमारे पास नहरी निज़ाम नहीं था और ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे, तो चावल सिर्फ उन इलाकों में होता था जो नीचे इलाके थे, जहाँ से पानी बरसात का इकट्ठा हो जाता था। वहाँ पे सिर्फ उन इलाकों में जो नीचे थे, जिनकी सतह नीचे थी, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता था बरसात का, और वहाँ पे जो वो चावल लगता था। तो लोग क्या करते थे कि छोटी सी जगह पे क्यारी बना के वहाँ पे पनीरी लगा लेते थे, और बेशक नलके से पानी देते रहते थे, और जब बरसात शुरू होती थी पानी खेत में आ जाता था, तो वो जाके पनीरी जाके लगा देते थे। उससे ये फायदा था, एक क्योंकि अगर बारिश के बाद आप लगाएंगे तो खड़े पानी में तो बीज का छिट्टा देंगे तो उगेगा ही नहीं। तो एक तो इस वजह से वो पनीरी बनाते। दूसरा, बरसात लेट भी हो सकती थी, इसलिए वो पहले ही उगा लेते थे ताकि फौरी तौर पे जाके पनीरी लगा के आगे उसको पूरा वक्त मिल जाए पैदावार देने के लिए। तीसरा उसका मसला ये था कि पानी खड़ा होगा तो एक मिनट प्लीज। और तीसरी वजह यह थी कि जब पानी खड़ा होगा तो नीचे घास फूस जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी। ये वजह थी हमारी पनीरी लगाने की। अब ये सारी वजूहात हमारे खत्म हो गई हैं। हमें बेड्स के ऊपर पनीरी लगाने की जरूरत नहीं है। हम बेड्स के ऊपर सीधी सीडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्सियन सीडर मौजूद है तो एक एक बीज। पनीरी धान की पनीरी लगा रहे हो क्या आप? मैंने बोला ना चुप हो जाओ एक मिनट, मैं एक बात करना चाहता हूँ। चुप हो जाओ एक मिनट। हेलो जी जी हाँ जगत राम भाई। हाँ जी, एक भाई ने सवाल किया, सवाल भी ठीक किया वो, परंतु जो समय निकल गया है ना, धान तो कटने को मतलब तैयार है अब, और कट भी रहा, कुछ मंडी में जा दिया, कुछ 1 महीने तक कट जाएगा। उसका जिक्र क्या, जो समय बीत गया है ना उसका जिक्र ना करो प्लीज। इसका अनुभव सुनो ना, आगे आने वाली फसल में हमें क्या करना है। अगर ऐसी हम बात करें तो कितना अच्छा रहेगा। आगे की तैयारी करो ना, बस और कुछ नहीं बोलना, ठीक है? जी जी जबरदस्त जबरदस्त। जी अगला सवाल। हाँ सर मेरा दूसरा प्रश्न था, जो खेलियां हैं उसमें भी मल्चिंग करनी है क्या, या वो खाली छोड़नी है हमें? मल्चिंग उसकी करेंगे तो पानी किस तरह लगाएंगे? पानी नहीं लगाएगा, पानी लगाएंगे तो मल्च इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश एक इंच जगह खाली नहीं छोड़नी है, तो उसमें वो हमें खाली छोड़नी है क्या खेलियां के लिए? बेटा वो खाली छोड़नी पड़ती। हम जहाँ पे चीज ग्रो कर रहे हैं उसको खाली नहीं छोड़ना, जहाँ पे कोई चीज उगा रहे हैं वहां पे उसको खाली नहीं छोड़ना। यहाँ जो खेली है उसमें से ट्रैक्टर ने गुजरना है, उसमें से पानी ने गुजरना है, उसको साफ रखना पड़ेगा हमें।
दूसरा सर मेरा एक प्रश्न और है, जो आपने ये मशीन बनाई है जी, जो जीरो टिलीज और साथ में सभी काम करती है, वो इंडिया में अवेलेबल हो सकती है जी क्या? देखिए मैं यहाँ से अगर आप चेक कर लें कि अगर तो यहाँ से मशीन जा सकती है वाघा बॉर्डर से, या तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, सस्ती पर किराया बहुत कम पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं जा सकती तो दुबई वगैरह से इसको, फिर दुबई से बम्बई जाएगी, बम्बई से फिर आपको इधर पंजाब वगैरह में आएगी, हरियाणा में आएगी, तो वो खर्चा बड़ा पड़ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि मैं आपको उसकी ड्राइंगें दे दूं और आप किसी अच्छे कारीगर को जो ड्राइंगें समझ सके उससे वो मशीन बनवाना शुरू कर दो। तो मैं तो आपको ड्राइंगें दे सकता हूँ, वो भी मुफ्त। और वो ड्राइंगें जो हैं वो मैं आपको, अगर आप पहले मुझे बताइए कि अगर आपने कोई अच्छा कारीगर, अच्छी वर्कशॉप जो है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसको उसका मेरे साथ रब्ता करवाएं, मैं उससे पूछूं कि उसके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या क्या मशीनें लगी हुई हैं, वो काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो तसल्ली बख्श उसने जवाब दिए तो मैं उसको ड्राइंगें दे दूंगा, और साथ उसको ये कहूँगा कि भाई ये आपको ड्राइंगें मैं मुफ्त दे रहा हूँ, इसमें इसके ऊपर जो मशीन बनाओ उसके ऊपर मुनासिब मुनासिब जो है वो प्रॉफिट लो। और ये एक कमेटी बनानी पड़ेगी आपको, ताकि ये ना हो कि एक मोनोपोली इकट्ठी हो जाए और फिर ये मशीन 2 लाख की है वो 8 लाख की बेचनी शुरू कर दे। उससे फायदा उसको पहुंचेगा, आप लोगों को नहीं पहुंचेगा, ना मुझे पहुंचेगा। ठीक। अगला सवाल अमृतपाल जी। सर मेरा एक छोटा सा एक मेरा क्वेश्चन है कि मैंने वो सल्फ्यूरिक एसिड वाले मिला था जी, वो बोला कि उसके पास दो तरह का सल्फ्यूरिक एसिड है, एक तो शायद 95 पॉइंट समथिंग प्योर है और एक 50% प्योर है, हमें कौन सा लेना है? 50% प्योर हमारे लिए काफी है। 50% प्योर वाला हमारे लिए काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, गुरु प्रताप सिंह भाई। हेलो। अच्छा जी, मैं हाँ जी। विनोद लाहौते, हरियाणा झज्जर से। मैं आगे अगले आने वाले टाइम में मैंने अभी धान लगाया हुआ है, धान के बाद मैं खरबूजा की खेती करना चाहता हूँ। तो इस पर मुझे प्लीज सही गाइडेंस की जरूरत है। मैं अभी नया नया ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, तो खरबूजा लगाने के लिए क्या क्या सावधानी है और क्या क्या जो है वो हिदायत तो आपके अनुसार होनी चाहिए, जो अच्छी तरह से उसको ग्रो कर सकूँ खरबूजा को मैं। भाई मेरे, आप तो अभी जो रवायती तरीका है उससे आपने धान लगाया होगा, और वो रवायती तरीका यही है कि आपने खुले पानी छोड़ा होगा, पानी में लगाया होगा। हाँ, तो पानी उसका, पानी में लगा, पानी में हाँ लगाया हुआ है उसका, मेरा अभी, जैसे पानी खड़ा है धान में। चलो और सुन लो इसके ना बाद मेरी, मैं, जी सुन सर। लो ना, सुन लो मेरी बात, मैं तेरी बात समझ गया ना, इसलिए मैं वक्त आया ना हो, मैं समझ गया आपकी बात। मैं भी आप जैसा किसान हूँ, आप एक बात करते हैं, एक लफ्ज बोलते हैं तो मैं सारी बात समझ जाता हूँ। 44 साल तो बेटा हो गए हैं इस काम में मुझे, ठीक है ना। तो आपने कहा कि वो पानी, उसका यह है कि पानी जब आप धान काट लेंगे, पानी खुश्क होगा, जमीन को अच्छे तरीके से तैयार करें, जो पराली बचे उसको अलहदा रख लें। पराली एक एक भी तिनका जो है आपका पराली का ना जाया हो, ना उसको आग लगानी है आपने। वो पराली इकट्ठी करके एक साइड पे उसकी ढेरी लगा लें। उसके बाद ज़मीन को प्रॉपर तरीके से तैयार करें, गहरा हल चलाएं, काट तोड़ने के बाद बेड्स बनाएं, और बेड्स बनाने के बाद आप बीज लगाएं खरबूजे का, और उसके ऊपर मल्च कर दें। यानी कि खरबूजा इस तरीके से मल्च करना चाहिए कि खरबूजे का पौधा मल्च से बाहर निकल आए, क्योंकि खरबूजे का पौधा ब्रॉड लीफ है, चौड़े पत्तों वाला है, और गुंडी बना के जो बीज है बाहर निकलता है। तो जहाँ पे आप बीज लगाएं वहाँ पे उसको गुंजाइश देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मशीनें हैं, मशीनें वहाँ पे कट कर देती हैं, जो ऊपर मल्च डालते हैं उसकी कटाई कर देती हैं, ताकि जो फाला भी गुजर सके मशीन का, और साथ ही साथ बीज को बाहर निकलने के लिए रास्ता भी मिल सके। तो वो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और उसके बाद भले भले कोई खाद नहीं डालनी पड़ेगी, कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। और इसकी फिर 3D अगर आप प्रूनिंग कर लेंगे तो हर खरबूजा आपका एक साइज का होगा, एक शक्ल का होगा, एक मिठास का होगा, और उसकी तादाद भी ज़्यादा होगी।
तो ये आप काम कर लें तो आप बहुत ही अच्छे खरबूजे के काश्तकार बन सकते हैं। प्रीमियम खरबूजा जो है बहुत ही आला, जो 5 स्टार होटल है उनको बेच सकते हैं आप। जी आसिफ जी, मैं मेरी जो प्लान है वो मैं सोच रहा हूँ, जैसे जो धान की पुराली है उसको जैसे सानी काटते हैं गटासे से, ऐसे उसे थ्रेसर से उसकी सानी कटवा दूं, मतलब बारीक उसको करवा के उसको उसकी मल्चिंग में कर दूं पूरा। बिल्कुल, मैं यही अर्ज किया है, मैंने यही आपको बात बताई। हेलो जी, हाँ जी, हेलो अंकल हाँ आसिफ गुरप्रताप भाई बोलिए। आसिफ सत श्री अकाल जी। सर मैं सुंदरजीत बोलदा जी। अपना हाँ जी, हाँ जी। ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿਕਨਿਕ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। जी बिल्कुल, सलाम है जी तुहानू, सलाम, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਨਿੰਬੂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਪੱਤੇ ਤੇ ਚਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੀਟੀ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਦਾ ਹੀ ਬੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਟੀ ਪੌਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਟੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟੀ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੀਟੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਮੌਸਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। हरमन हुंदार भाई साहब, राम सिंह जाट जी। हेलो जी, हेलो जी राम जी बताइए। जी, अभी अपने एक किसान भाई ने धान की पराली के बारे में पूछा, मल्चिंग का। हेलो जी आ रही है बात, सुने बताएं। हाँ, मल्चिंग के बारे में वो किसान जानना चाह रहा था। मैं आसिफ सर से ये बताना चाहूंगा किसान भाई को भी कि धान की पराली को छोटे टुकड़े में काट ले, या धान काटने के बाद उसमें वेस्टिंग का स्प्रे कर दे दो। मैन्योर निकल के वो डिकम्पोज हो जाएगी और फिर खाद बन जाएगा, और जमीन की जो क्वालिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। बेटा मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आई, मैं समझ नहीं सका कि आपका सवाल क्या था। मुख्तसर साथ जवाब दें, या जिस आपको समझ आ गई है वो रिपीट कर दे उसको। सर जी ये बता रहे हैं कि जो कुट्टी करने वाली मशीन है ना, उससे काटने के बाद जो है ना, इसका और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। हेलो जी
मैं किसान भाइयों को ये समझा रहा हूँ कि जो पराली पराली वेस्ट कंपोज सर आपके नेटवर्क में किसान साथी सवाल पूछ सकता है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सही? आप ठीक है बेटा। हमारे ये जो किसान भाई पराली से संबंधित पूछ रहे हैं। हेलो, हाँ बोले राम जी, बोलिए। हाँ पराली जो हमारे खेत में होती है, धान को कटाई के बाद में जो पराली होती है या घास फूस पत्ते वगैरह, जिसमें थोड़ा हमारा गोबर का खाद बिछा के उसमें वेस्ट में कंपोस्ट डाल दिया जाए तो वो डिकम्पोज हो जाती है अभी 25-30 दिनों में के बाद में, और उसमें 2-3 बार स्प्रे कर दिया जाए तो वो जल्दी होगा। यदि जल्दी नहीं करते, अपने पास टाइम है, महीने 2 महीने 1 महीने का अगली फसल लगाने से, तो उसको 1 बार 2 बार भी कर सकते हैं। और वो पराली एक तो उसका हमारा जमीन को मैन्योर मिलेगा, एनपीके वगैरह, और बीमारी भी कंट्रोल होगी। जी। हेलो निशि मैडम, ये खिचड़ी बनाई थी सारे ग्रुप की, इनको बोलो एक किसान सवाल पूछा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है राम जी, आपकी बात समझ गए हम। ओके। हरमन जी, आपका सवाल। ये इस सवाल का मैं अगर इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं। पहले सवाल जो डीकम्पोजर के बारे में है। जी। बात यह है कि आप जरा थोड़ा समझने की कोशिश करें कि डीकम्पोजर थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जरूर बनाता है या बढ़ाता है, सॉइल के अंदर माइक्रोब्स भी फिर चले जाते हैं, लेकिन अगर जमीन का पॉट ठीक नहीं होगा तो माइक्रोब्स फौरी तौर पे मर जाएंगे। इसलिए हम जो हमारी रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपने करना है तो एरोबिक कंपोस्ट बनाएं। एरोबिक कंपोस्ट ये होती है कि जिस तरह कब्र होती है इस तरह लंबी आप ढेरी बनाते हैं और उसमें सारा कचरा मचरा, पट्ठे वट्ठे, गोबर शोबर सारा कुछ मिला के उसकी ढेरी बना देते हैं, और उस ढेरी को हर दूसरे तीसरे दिन पलटा देते हैं ताकि उसके अंदर गर्माइश पैदा ना हो, और पानी का छिड़का देते हैं, गीली भी रहे और गर्माइश भी पैदा ना हो। ये करते रहते हैं डिपेंडिंग के टेम्परेचर क्या है। जब वो एक जान हो जाए, यानी कि आपको पता ना लगे कि ये तूड़ी का था या पत्थर, जो भी चीज़ है, सारी चीज़ एक जान हो जाए तो आपकी एरोबिक कंपोस्ट तैयार होगी। सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो ये एरोबिक कंपोस्ट है, लेकिन इसकी भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा 8-10 मन से ज़्यादा हमें फी एकड़ इसकी ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा जब आप शिफ्ट करते हैं तो ये 8-10 मन डाल के और उसके बाद अच्छी तरीके से मल्चिंग कर लें, तो बस ये एक, जिस तरह हमने दूध का दही बनाने के लिए जाग लगाते हैं उसी तरह हमने जाग लगा दिया, और जब जाग लग गया और दूध का दही बन गया तो उसके बाद जितना मर्जी आप जाग लगाते जाएं वो दही का दही ही रहेगा, इसलिए दोबारा उसकी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये ना भी डाल सकें तो कोई हर्ज नहीं है, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें रिवाइव कर जाती हैं जब आप कुदरती निज़ाम पे आते हैं। शुक्रिया। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र मिगलानी करनाल से हूँ। तो मैं पिछले 8 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और 4 साल से पिकनिक से जुड़ा हूँ और आपके पैदावार के ग्रुप नंबर 1 से भी जुड़ा हूँ। तो मैं जैसे हम कुछ फसलें लेते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, उसमें ना चाहते हुए भी हमें बेड को दोबारा रीमेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे प्याज लगाते हैं, प्याज के प्लांट पॉपुलेशन काफी होती है, तो हमारे पास ऐसी कोई मशीन है नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पास कोई ऐसी मशीन है जो मल्चिंग के अंदर प्याज की बिजाई कर दे, या जैसे हम आलू की फसल लेते हैं तो बेड को आलू हार्वेस्ट ऐसे हो जाए और उसको बेड को दोबारा ना बनाना पड़े? जी बिल्कुल, ऐसी मशीनें नोटल जिस तरह बाकी सीडिंग मशीन्स हैं, देखिए 2-3 मैं आपको इसके मशीनों के बारे में बता दूं।
पहली तो बात है ये है कि बीज जो हैं, एक बीज हैं और दूसरे हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर उसको कहते हैं, जैसे आलू है वो ट्यूबर है, हल्दी है वो ट्यूबर है, अरबी है वो ट्यूबर है, और इसके बाद आपका जिंजर है, यानी कि आपका क्या कहते हैं इसको, अदरक है, वो ये है ट्यूबर है। जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके लिए अलहदा मशीन की ज़रूरत होती है, जो मशीन स्टैंडर्ड ही होती है, लेकिन आगे उसके नो टिल फ्राइल जिस तरह हैप्पी सीडर के आगे लगा होता है वो लगा दिया जाता है, ताकि वो अगर ज़मीन के ऊपर सारा जो पड़ा हुआ है, बाकियात पड़े हुए हैं, उसमें से गुजर के मशीन जो है बुझाई कर दे। तो ये तो बीज के, यानी कि हमें क्या कितनी मशीनें चाहिए, हमें गन्ने की बिजाई के लिए अलग मशीन चाहिए, लेकिन उसका जुगाड़ हम रिजर के साथ भी लगा सकते हैं। दूसरी जो है वो लहसुन के लिए मशीन चाहिए, वो बहुत अच्छी चाहिए, या फिर आपको हाथ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन की असल जीत आपकी तब होगी जब आपका 2,35,000 गंडा जो है वो बने। इसी तरीके से प्याज का भी 2,35,000-40,000 गंडा फी एकड़ आप लेंगे तो फिर आपकी पैदावार जो है 300 मन 400 मन के ऊपर जाएगी। सो इसके लिए फिर सारी मशीनें हमारे यहाँ तो हमने तो तैयार की हुई हैं। अब जब आप कहीं इंडिविजुअल सवाल पूछेंगे तो मैं आपको फोटो भी भिजवा दूंगा उसकी, कि किस तरीके से हम करते हैं। और बीज जो है ये प्याज का, इसको पनीरी लगाने की जरूरत नहीं है। हम अगर मशीन हमारे पास अच्छी हो तो हम इसकी डायरेक्ट बिजाई भी कर सकते हैं। शुक्रिया जी। बाकी फसलों की बिजाई के लिए तो मेरी पीछे आपसे बात हुई थी मशीनों के बारे में, तो वो आपने बताया था कि यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो उसकी वजह से फिर हमने तो उसका हैप्पी सीड लेके और उसको कटवा के तो बाकी फसलों के तो बना दिए, उससे वो बिजाई हो जाती है बाकी फसलें। लेकिन वो प्याज की फसल की आपके पास जो भी मशीन है, तो उसके लिए कोई फोटो वगैरह हो तो बेटा दो चीजें होती हैं। एक है कि फाला ऐसा होना चाहिए और उसके ऊपर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके आगे गंद इकट्ठा ना हो और मशीन जो है आराम से प्लांट रेसिड्यू में से गुजर जाए। एक जिस तरह हैप्पी सीडर ऊपर पराली पड़ी हुई है, हर चीज पड़ी हुई है, लेकिन वो बिजाई कर देता है। इसी तरीके से ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा चीज होती है कि बीज हर जो है बीज वो किसी भी, क्योंकि बीज का मसला ये होता है कि कोई बीज का साइज कोई है, किसी बीज का साइज कोई है, शक्ल सूरत में भी फर्क होता है और उनके वजन में भी फर्क होता है। कोई मोटा सीड है, किसका वजन ज्यादा है, किसी का कम है। अब ये सारे बीज को हमने अलग-अलग करना है, सिगुलेट करना है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिगुलेट से होता है कि हर बीज अलग-अलग लगे, इकट्ठे दो बीज ऐसे ज्यादा इकट्ठे ना गिरें। और अलग-अलग बीज करने के लिए फिर आपको मशीन के ऊपर जहाँ पे हैप्पी सीड, ये आपके पास जो मशीन है ये रैंडम सीडर है, ये अन्नेवा जो है वो बीज गिराती जाती है। उसमें बीज यानी कि लाइनें तो आपने कर ली, लेकिन लाइन के अंदर पौधे से पौधे या बीज से बीज का फासला जो है वो मेजर्ड नहीं है, वो खुला छोड़ा हुआ है हमने। हमें उस मशीन के ऊपर जो सीडिंग यूनिट है, सिंगुलेशन यूनिट है, वो हवा वाला लगाना पड़ेगा, जो हवा जो है अपने सूटे से एक एक बीज को उठा के एक एक बीज को गिराए नीचे। तो ये आप मैकेनिज्म आपको ठीक करना पड़ेगा। मशीन यही ठीक हो जाएगी, ऊपर वाला सिस्टम जो है ठीक करना पड़ेगा। जी मेरी बात मुकम्मल हो गई जी। और कोई क्वेश्चन है बताइए। जी हरमन भाई आपका सवाल। हरमन जी है यहाँ पे? राजा राम जी, गुरप्रकाश सिंह जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजा राम बोल रहा हूँ मैं, राजा राम। राजा राम जी बताएं। हेलो जी, मैं उज्जैन जिले से बोल रहा हूँ। अभी तो सोयाबीन लगा रखी है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही राजा राम जी, थोड़ी तेज बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। फसल सर मैं गंगा राजस्थान तो है भाई कई दा टप्पा मार के देख लो, कई कड़ा थोड़े तो पूरा टप्पा मार के देख लो। अगर थले सख्त आंधी है तो हार्ड पैंट, ये नहीं आती तो बिल्कुल नहीं तोड़ना। गेहूं की फसल लेना है तो उसके बारे में बताइए। भाई हार्ड पैंट अपना रेतली जमीन वाले का जवाब हो गया। मैं
राजाराम बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि गेहूं की फसल साथियों एक मिनट, हरमन भाई, राजाराम जी, एक करके सवाल पूछ लीजिए, एक करके। अभी हरमन जी आप स्टार्ट करो, एक करके सवाल पूछते हैं। हाँ हरमन जी। सारे माइक ऑन मत करिए, एक माइक ऑन रखिए जिन्हें सवाल करना है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आप बताइए। अंकल जी मेरा प्रश्न है, जैसे हम अपना खेत पिकनिक पे लेकर आए तो बार बार हर फसल अलग अलग बोएंगे, तो खाद का मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे? भाई खाद डाली नहीं आपने, खाद का क्या प्रकार करना है? नहीं, जैसे नरमा हमारा है, अगली साल फिर नरमा बोएंगे तो खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें? नहीं पड़ेगी। आप तरीके को समझे ना। कुदरत ने, मैंने यही तो बताया पहले कि कुदरत ने हर वो चीज जो पौधे की जरूरत है पहले ही जमीन में रखी हुई है। अच्छा, हम सिर्फ सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो पौधे की कोई कमी नहीं आएगी, पौधे की किसी चीज में भी कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है सर जी जी। गुरप्रकाश जी, हाँ बोले, हाँ बोले। सर हेलो। जी जी बोल रहा हूँ मैं। गुरप्रकाश जी एक सेकंड, ये राजाराम जी काफी टाइम से पूछ रहे हैं। ओके ओके। मैं गेहूं बोना चाहता हूँ अब अगली फसल, तो इसके लिए क्या तरीका है? क्या करना होगा मुझे? सुमेर जी आप बताते हैं गेहूं पे। जी गेहूं के बारे में क्या सवाल था? गेहूं उगाना चाहते हैं ये। उगाएं, सवाल पूछे ना। उगाना तो ख्वाहिश है, सवाल तो नहीं ना ये। बिना पेस्टिसाइड के मैं जैविक करना चाहता हूँ, तो क्या तरीका है? यूरिया डीएपी नहीं डालूंगा तो क्या डालना होगा मुझे? राजाराम जी बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं भाई, जो मॉडरेशन कर रहे हैं, वो सवाल मुझे नहीं पहुंच रहे। वो अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझे सवाल करें। वो पूछ रहे हैं गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो क्या करना है, अभी पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहते हैं तो पूरे सिस्टम को अडॉप्ट कर लें। मैंने आपको स्लाइड शेयर कर दी है, इनको साथ शेयर कर दें। पूरे स्टेप्स उस पर लिखे हुए हैं कि क्या क्या कुछ करना है। तो वो उसको अगर ये नहीं समझ सकते तो आप अपनी मेहनत करके उसको जरा अपने हिंदी में या पंजाबी में ट्रांसलेट करके प्रिंट करके आगे दे दें इनको सब लोगों को। जी 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 ठीक हो गया ना जी? हाँ गुरप्रकाश, हाँ जी अंकल गुरप्रकाश जी जी एक आपका छोटा सा प्रश्न हो रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस पे कोई आपने कोई बुक लिखी है? लिख रहे हैं जी, लिख रहे हैं इस वक्त। सारे लेक्चर सीरीज मौजूद हैं, हमारी सारी लेक्चर्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है। लेकिन बुक इस वक्त लिखी जा रही है, हम बुक को लिख रहे हैं, किताब को। हेलो, आपसे गुजारिश है कि आप हर जबान में लिखना। हर जबान में लिखेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें, सारी जबानों में आएगी। थैंक यू सर। हेलो गुरप्रकाश जी। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ यार एक बंदा गल करे ना। हेलो हाँ जी ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਲਚਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਗੋਭੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਟਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਲਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਲਗਾ ਕੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ जी ਸਰ बेटा जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਸਤਕਲ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਯਾਤ ਦਾ ਮੁਸਤਕਲ ਘਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਢਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਢਾ ਕੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ
ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਰੋਜ਼ 1 ਏਕੜ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਆਲੂ ਦੀ, ਔਰ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਏਕੜ ਰੋਜ਼ ਪਟਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੂਲੀ ਸ਼ੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਵੇ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਕੇ ਟੋਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ रेट मिल जाए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मेहरबानी सर। साथियों अभी 8 बज गए हैं, 8:05 होने वाले हैं। मेरे को 3 सवाल और दिख रहे हैं, तो आसिफ सर अगर 3 सवाल ले लें फिर। जी देते हैं, आप 3 सवालों का जवाब देके फिर इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जी जी जी। नवीन माचरा जी हैं यहाँ पे, जसकरण सिंह भाई। नमस्कार डॉक्टर साहब। एक हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही भाई। जसकरण पाजी आवाज नहीं आ रही। जसकरण पाजी आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क आवाज टूट रही है। हाँ नहीं आ रही भाई जी, आवाज टूट रही है आपकी। डॉक्टर साहब मैं बोलता हूँ। हेलो जी जी, हाँ जी हाँ जी। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों हुक्म करो। डॉक्टर साहब ये जो मशीन है हमें इंडिया में किस कीमत पर मिल सकती है आप वाली? मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आपने शायद सुना नहीं, सारी बताया था कि या तो वाघा बॉर्डर खोल जाए या फिर दुबई, अपना ये दुबई वगैरह से इसको मंगवाएं, या तीसरी चीज़ है जो अच्छा जो मिलजुल के आप एक अच्छा वर्कशॉप वाला ढूंढ लें, मैं उसको ड्राइंगें दे दूंगा, वो वहाँ बना के आप उससे लेनी शुरू कर दें। जी जी ठीक है सर, थैंक जी। गुरप्रताप सिंह जी, ये आखिरी सवाल है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। सर मेरा ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਬਰ ਕੰਪੋਸਟ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੌਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਗ ਲਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈਦਾ, ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸੂਰਤ 90% 95% ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ, ਕੁਛ ਰਕਬੇ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 4-5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NPK ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੋਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੈਨੋਪੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਲੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ 2-2 ਪੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁਆਰ ਚੰਗੀ ਬਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੜੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
शुक्रिया। आसिफ शरीफ जी आपका और वो आए किसान साथी उनका भी सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा कि एक शांतिपूर्ण ढंग से ये मीटिंग हुई और काफी किसान साथियों के सवाल रह भी गए। तो सर हो सके तो हम आपसे बीच में बात कर लेंगे, अगले संडे को ये मीटिंग दोबारा रख लेते हैं अगर आपको टाइम लगा तो इसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद और आज की मीटिंग का समापन यहीं पे। नहीं देखिए बात यह है कि अगर तो आप सुने मेरी बात सुने, बात यह है कि अगर आप ऐप बना रहे हैं और ऐप में सारे सवालात का मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ, आपको 1 घंटा जो है वो हर हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 दफ़ा दे देता हूँ, तो सवाल आपके जवाब हो गए। इस तरह की मीटिंग के लिए मुझे फिर बहुत रद्द करना पड़ता है और मैं आपके लिए मैंने ख़ास तौर पे इसका फिर अरेंजमेंट ये करना पड़ता है कि मुझे फिर और सारी चीज़ों को कैंसिल करना पड़ता है। जब आप सवाल करते हैं तो फिर मैं अपने पास जो फ्री वक्त होता है उसमें उसके सवालात का जवाब दे देता हूँ, तो मेरा टाइम एलोकेशन जो होती है वो ख़राब नहीं होती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ऐप के ज़रिए सारा कुछ कर लें और अगर कोई ख़ास मकसद हो इस तरह की मीटिंग कॉल करने का तो फिर मुझे एडवांस आप बताइएगा ताकि मैं वो वक्त जो है आपके लिए मखसूस कर लूँ और उस वक्त में फिर इस तरह की मीटिंग कर लें। लेकिन कोशिश ये करें कि हम ऐप के ज़रिए ही सारा कुछ काम कर लें। शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, सब साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह बिली।